हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम काव्यबोध के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल करेंगे। हमने पिछली वीडियो में आपके लिए काव्यबोध के संबंध में बहुविकल्पी और रिक्त स्थान पिछले वीडियो में डाल चुके हैं, तो जिसने नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम सत्य सत्य और सही जोड़ियां हल करेंगे। हिंदी में क्लास 9, 10th, 11, 12th सभी के लिए जो काव्यबोध होता है उसके हम बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आपको अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए आप ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखें और इनमें से आपके वार्षिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ आने की पूर्ण संभावना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है, वात्सल रस माता पिता का पुत्र के प्रति प्रेम कहा जाता है। तो आपको बताना है सत्य है या असत्य है। तो इसको बिल्कुल सत्य है कि जो वात्सल रस होता है वो माता पिता के लिए प्रेम कहा जाता है। आइए अगला देखते हैं हम। शांत रस की उत्पत्ति वैराग्य उत्पन्न होने से होती है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन ने घुमाया है आपको कि जो शांत रस होता है वो वैराग्य से उत्पन्न होता है। तो आप जानते हैं जो शांत रस होता है वो वैराग्य से ही होता है। मतलब जहाँ पे आपको शांति मिले वो है क्या है, शांत रस है। तो इसमें भी आपका जी आंसर जो है वो सत्य है। तो ये भी सत्य है। आइए, आखियां हरि दर्शन की प्यासी। तो जो अखियां हैं वो कैसी हैं, हरि दर्शन की प्यासी हैं। यहाँ पर वे बोल रहे हैं कि वियोग श्रृंगार होगा। तो श्रृंगार रस जो होता है उसमें वो जो विचरण का वर्णन होता है वियोग श्रृंगार में। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि अखियां कैसी हैं, हरि दर्शन को प्यासी हैं। मतलब यहाँ पे वियोग श्रृंगार का वर्णन हो रहा है। तो बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे वियोग श्रृंगार हुआ है। अगला, प्रेमा सबित का मूल आधार रति है। तो प्रेमा सबित का मूल आधार क्या है, रति है। तो आपको बताना है प्रेमा सबित का जो मूल आधार है वो रति है कि नहीं है। तो बिल्कुल सही है कि जो श्रृंगार रस होता है उसका जो श्रृंगार रस को हम प्रेम सविता का मूल बोल सकते हैं, क्योंकि श्रृंगार रस है मुख्यतः प्रेम के लिए ही है। इसलिए इसका जो आधार है वो क्या है, रति ही है। आइए अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस के 3 भेद होते हैं। बिल्कुल गलत है कि श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो ये आपका गलत हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन है, रस के 10 अंग होते हैं। तो आप बताएं कि रस के कितने अंग होते हैं। तो ये गलत बात है। रस के जो अंग होते हैं वो 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। यहाँ पे 10 अंग नहीं होते। तो ये गलत है, असत्य है ये। रस के जो अंग हैं वो 4 हैं, विभाव, अनुभव, संचारी भाव और स्थायी भाव। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अगला, ये भी गलत, ये सॉरी गलत है जी वाला, ये गलत है। श्रृंगार रस के जो 2 भेद होते हैं। आइए अगला है, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। तो आपको बताना है क्या रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। हाँ बिल्कुल कहा जाता है, रसों को काव्य की आत्मा कहा जाता है। आइए अगला है, करुण रस का स्थायी भाव रति है। तो नहीं है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है और करुण रस का स्थायी भाव सुख होता है। तो यहाँ पे ये भी आपका गलत हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, जहाँ रस होता है वहाँ गुण अवश्य होता है। तो आपको बताना है जहाँ रस होगा वहाँ पे गुण अवश्य होगा। तो बिल्कुल सही बात है, जहाँ पे रस होता है वहाँ पे गुण अवश्य होता है। अगला है, भयानक रस का रंग काला होता है। तो बिल्कुल सही है, भयानक रस अगर कहीं पे होगा, कहीं पे भयानक चीज दिखेगी तो उसका रस रंग कैसा होगा, काला ही होगा। तो ये भी बिल्कुल सही है कि भयानक रस का जो रंग है वो कैसा होता है, काला होता है। अगला है, वीरभद्र रस का रंग नीला होता है। ये भी बिल्कुल सही है कि वीरभद्र जो रस होता है उसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। अगला, सूर सागर महाकाव्य है। तो आपको ये बताना है कि सूर सागर जो है वो महाकाव्य है या खंड काव्य है। तो सूर सागर एक महाकाव्य ही है। अगला, अंधेर नगरी खंड काव्य है। तो बताना है अंधेर नगरी क्या खंड काव्य है, बिल्कुल नहीं है। जो अंधेर नगरी है वो एक खंड काव्य नहीं है। अगला, महाकाव्य सर्गबद्ध रचना होती है। तो जो महाकाव्य होती है बिल्कुल सर्गबद्ध रचना होती है, क्योंकि महाकाव्य में आप देखते हैं कि इसमें क्रम से किसी व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। और वो कैसे होता है, सर्गबद्ध रचना होती है। मतलब एक ही क्रम में लिखी जाती है, उसको हम महाकाव्य कहते हैं। और महाकाव्य क्या है, एक सर्गबद्ध रचना है जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन का पूर्ण चित्रण हो, वो महाकाव्य होता है। तो कैसी रचना है, एक सर्गबद्ध रचना होती है। आइए अगला देखते हैं। अगला है, मुक्तक काव्य किसी भी एक छंद में लिखा अपने आप में पूर्ण होता है।
तो मुक्तक काव्य जो होता है वो अपने आप में एक पूर्ण रचना होती है, आप जानते हैं। और एक छंद में लिखा गया, उसका एक छंद दूसरे छंद से कैसा होता है, अछूता होता है। और उसके जो प्रत्येक छंद होते हैं मुक्त होते हैं, इसलिए उसको मुक्तक काव्य कहते हैं। उसका ऊपर वाले छंद से कोई भी संबंध नहीं होता है। तो जो मुक्तक काव्य होते हैं वो कैसे होते हैं, एक छंद के और पूर्ण रचना होती है अपने आप में। तो ये सत्य है आपका। अगला, गे मुक्तक में संगीतात्मक विद्यमान नहीं होता है। तो आपसे बात कर रहे हैं गे मुक्तक की। तो गे मुक्तक आप भी जान सकते हैं कि जो गाने वाला काव्य होता है उसको गे मुक्तक कहते हैं। तो गाने वाले में संगीत तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि संगीत नहीं है, मतलब क्वेश्चन ने आपको गलत कह दिया है, तो यहाँ पे जी गलत हो जाएगा, घुमाया है। अगला, गे मुक्तक को प्रगीत भी कहा जाता है। तो आपको बताना है कि गे मुक्तक को प्रगीत कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है, गे मुक्तक को हम प्रगीत भी कहते हैं। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अगला है, सूर, कबीर, तुलसी, मीरा के गाए गए काव्य गे मुक्तक की श्रेणी में आते हैं क्या? जो तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, कबीरदास हैं, इनने जो काव्य लिखे हैं, जो गाए हैं, वो कौन से गे मुक्तक में आते हैं कि नहीं आते हैं? तो आते हैं, इनके काव्य गे मुक्तक के अंतर्गत आते हैं। तो हमारे इतने जो रिक्त स्थान हैं वो हमने देख लिए हैं। आगे देखें आप कि श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी कौन सा है? जो हल्दी घाटी है वो एक महाकाव्य है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हल्दी घाटी में एक युद्ध का वर्णन किया गया है, और जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण चित्रण हो वो महाकाव्य होता। लेकिन इसमें केवल कैसा है, एक खंड का वर्णन है, इसलिए यह महाकाव्य नहीं है। अगला है, चंपू काव्य के अंतर्गत नाटक एवं प्रहसन आते हैं। तो आपको बताना है, चंपू काव्य के अंतर्गत क्या नाटक और प्रहसन आते हैं? बिल्कुल नहीं आते हैं। ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा कि चंपू काव्य के अंतर्गत नाटक और प्रहसन आते हैं। अगला, अलंकार का अर्थ दर्पण होता है। तो अलंकार का अर्थ दर्पण नहीं होता है। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं, इसका अर्थ दर्पण बिल्कुल भी नहीं होता है। अगला, काव्य से अलंकार में सुंदरता उत्पन्न होती है क्या? तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि काव्य से जो अलंकार है उसमें काव्य से सुंदरता पैदा होती है। बिल्कुल, हमने अभी आपको बताया कि अलंकार भी है जो काव्य की शोभा बढ़ाए, उसको अलंकार कहते हैं। तो सुंदरता उसमें बिल्कुल उत्पन्न होती है। अगला, संदेह अलंकार के प्रयोग से अंत तक संशय बना रहता है। तो बात ही कर रहे हैं वो संदेह अलंकार की, तो संदेह अलंकार में तो अंत तक क्या बना रहेगा, संशय तो बना ही रहेगा, क्योंकि कैसा है, संदेह अलंकार है, क्लियर निश्चित नहीं है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला, जहाँ कारण के बिना कार्य का होना कहा जाता है वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। तो बिल्कुल गलत है, जहाँ कारण के होने पर कार्य हो वहाँ व्यतिरेक अलंकार नहीं होता है। अगला है, रस्सी है या सांप है में संदेह अलंकार है। तो रस्सी है या सांप है, यहाँ पे स्पष्टीकरण नहीं है कि क्या है, तो हम इसको क्या मानेंगे, संदेह अलंकार बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे संदेह है हमें। अगला, उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो जहाँ उपमेय में उपमान का भ्रम हो वहां पे कैसा अलंकार होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जहाँ उपमान में उपमेय का भ्रम हो उसको कहते हैं भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। तो आइए जी, हमारे यहाँ पे हो गए हैं। अगला देखते हैं हम, संग रूपक अलंकार का प्रकार नहीं है। तो हमें बताया गया है जो संग रूपक अलंकार है वो रूपक अलंकार का प्रकार नहीं है। तो ये बिल्कुल सही बात है, जो रूपक अलंकार का प्रकार नहीं है। अगला, वर्ण, मात्रा, यति, चयन, तुक एवं गण छंद के अंग होते हैं। तो बताना है जी छंद के अंग होते हैं या नहीं होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जी छंद के अंग होते हैं। वर्ण, मात्रा, यति मतलब रुकना, चयन, तुक और गण, ये सभी किसके अंग हैं? ये हैं छंद के अंग हैं। अगला, छंद दो प्रकार के, मात्रक और वर्णक होते हैं। बिल्कुल सही बात है, छंद दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मात्रिक छंद और एक होता है वर्णक छंद। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है और वर्णक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। अगला है, मात्राओं की गिनती के आधार पर जिस छंद की गणना होती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है कि अगर मात्राओं की गणना हो, तो मात्राओं की गिनती के आधार पर छंद की गणना हो तो वो कैसा होता है, मात्रिक छंद होता है। अगला, वर्णक छंद के प्रत्येक चरण में एक सा क्रम होता है। तो वर्णक छंद के प्रत्येक चरण में एक सा क्रम होता है। अगला सही है जी, बिल्कुल सही है। अगला, रुबाइयाँ उर्दू फारसी की एक छंद शैली है। तो रुबाइयाँ है जो उर्दू फारसी की कैसी है,
जो छंद शैली है ये भी बिल्कुल सही है। आगे है मात्रिक शब्दों में गण होते हैं। तो आपसे बात कर रहे हैं मात्रिक छंद की, और मात्रिक छंदों में कहाँ से गण आएंगे? गण तो होते हैं बैणिक छंद में, यगड़ मगड़ जगड़ तगड़। ये गण किस में होते हैं? बैणिक छंद में होते हैं, ना कि मात्रिक छंद में। तो ये आपका गलत हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं हम। ये तो हो ही आया हम कि ये गलत है। अगला, कवित्त एक बैणिक छंद है। तो आपको बताना है जो कवित्त है वो एक क्या बैणिक छंद है? हाँ बिल्कुल है, कवित्त एक बैणिक छंद है। अगला, ओज गुण शांत रस की कविताओं में पाया जाता है। तो आपको बताना है जो ओज गुण होता है वो क्या शांत रस की कविताओं में पाया जाता है? बिल्कुल नहीं पाया जाता है। तो हमें आपके सभी जो 70 क्वेश्चन हैं वो हमने हल कर लिए हैं इस वीडियो में। और आगे हम देखते हैं रिक्त स्थान। नहीं, अभी तो और हैं अपन के 70 तो और देखते हैं। हाँ, अगला है माधुर्य गुण में कोमल वर्णों की प्रधानता होती है। तो हमें बताना है जो माधुर्य गुण होता है उसमें कोमल वर्ण की प्रधानता होती है। बिल्कुल होती है। जो मधुरता का वर्ण होगा जहाँ पे, वहां पे कोमल वर्ण ही होगा। अगला, पिषाद गुण प्रायः सभी रसों में पाया जाता है। तो आपको बताना है कि आप पिषाद गुण सभी रसों में पाया जाएगा? बिल्कुल पाया जाएगा। पिषाद गुण जो होता है वो सभी रसों में पाया जाता है। अगला है जिस तरह वीरता, उदारता, दया आदि मनुष्य की आत्मा के धर्म है, उसी तरह माधुर्य और ओज पिषाद गुण जो होते हैं, माधुर्य और ओज और पिषाद गुण जो होते हैं वो रस की आत्मा का, रस का धर्म है। तो जी क्या बात सत्य है या असत्य है? तो जी बात बिल्कुल सत्य है कि जिस प्रकार वीरता, उदारता, दया आदि मनुष्य की आत्मा का धर्म है, उसी प्रकार जो माधुर्य ओज प्रसाद गुण है जी रस के धर्म होते हैं। तो जी बिल्कुल सही बात है। अगला, शब्द गुणों की संख्या 3 होती है। तो आप बताएं, आपको अगर पता हो कि शब्द गुणों की संख्या 3 होती है? हाँ बिल्कुल होती है। ओज प्रसाद और माधुर्य गुण जो है वो शब्द गुणों की 3 प्रकार हैं। अगला, शब्द गुण को काव्य गुण भी कहते हैं। तो जो शब्द गुण होते हैं उनको हम काव्य गुण भी कहते हैं। अगला है, बिंब किसी पदार्थ का मानचित्र या मानसी चित्रण होता है। तो बिंब कहते हैं इमेज को, मतलब जो फोटो होती है या पिक्चर होती है, या हम किसी की फोटो खींचे या आप कोई प्रतिमा देखें, वो क्या है? एक बिंब ही है। तो जो बिंब पदार्थ है, जो बिंब है, मानचित्र और मानसी चित्रण होता है। बिल्कुल होता है। जो बिंब होता है वो मानचित्र और मानसी चित्रण होता है। आइए आगे देखते हैं हम। अगला है, स्मृति बिंब और कल्पित बिंब काल्पनिक बिंब के प्रकार हैं। तो स्मृति बिंब है और जो कल्पित बिंब है ये काल्पनिक बिंब के प्रकार हैं। हाँ बिल्कुल है। अगला, बिंब से मस्तिष्क में किसी सादृश्यता का चित्रण नहीं उभरता है। तो बिंब से मस्तिष्क में किसी सादृश्यता का चित्रण उभरता है या नहीं उभरता है? तो बिल्कुल असत्य बात है, नहीं उभरता है, यहाँ पे उभरता है। आइए अगला है, बिंब विधा में भावनाओं को उत्तेजित करने की शक्ति होती है। तो जो बिंब विधा है उसमें भावनाओं को उत्तेजित करने की शक्ति बिल्कुल होती है। यदि किसी की पिक्चर देख ले तो आदमी में शक्ति माना उत्तेजित होने की शक्ति आ जाती है। अगला, बिंब किसी पदार्थ की प्रतिकृति के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो आपसे कहा गया है जो बिंब होता है किसी पदार्थ की प्रतिकृति के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो जो बिल्कुल गलत बात है, प्रयुक्त होता है। बिंब जो है किसी पदार्थ की प्रतिकृति के लिए भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन आपसे कहा गया है कि नहीं होता है। ये अगला देखते हैं, बिंब में नवीनता और ताजगी होती है। तो बिंब जो है उसमें नवीनता और ताजगी बिल्कुल होगी। तो जो बिल्कुल सत्य है आपका। अगला, मुक्ति बोध ने अपनी रचनाओं में ध्वनि, स्पर्श, प्राकृतिक, वैज्ञानिक आदि अनेक बिंबों की सजीव चित्रण किया है। तो मुक्तिबोध जो है उन्होंने अपने रचनाओं में प्राकृतिक, वैज्ञानिक आदि अनेक बिंबों का सजीव चित्रण किया है। बिल्कुल सही है। अगला है, फिराक गोरखपुरी की शायरी में आवश्यकता अनुसार बिंबों का प्रयोग हुआ है। तो इनमें बिल्कुल सही बात है, इनने भी बिंबों का प्रयोग किया है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और ये लास्ट है अपना, बिंब कल्पना द्वारा इंद्रित अनुभव के आधार पर निर्णय नहीं होता है। तो ये गलत है। जो बिंब है वो कल्पना और द्वारा इंद्रित भावना के आधार पर निर्मित होते हैं।
किसी की फोटो जैसी भावना में बनाएंगे उस प्रकार से उसकी फोटो बनेगी। बिंब बनेगा तो वो दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा गया है नहीं दर्शाते हैं, तो ये अपना असत्य हो जाएगा। आइए हम देखेंगे अब सही जोड़ियां। तो हम जो काव्य बोध है, आपका काव्य का स्वरूप है, उसके संबंध में आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो आप हमसे जुड़े रहें। आपको यदि अपनी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी करनी है तो आप हमसे जुड़े रहें और अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी बहुत ही मजबूत बनाए रहें। तो आइए देखते हैं, पहला है महाकाव्य। तो इनमें से आपको देखना है कि महाकाव्य कौन सा है। तो इनमें से आप देखें कि कामा जो महाकाव्य है वो कौन से हैं। तो हम जानते हैं जो महाकाव्य हैं वो कौन से हैं, कामायनी और साकेत जो है वो महाकाव्य हो गए। पहले का क्या हो गया है, तो ये कामायनी और साकेत क्या है, महाकाव्य है। अगला है खंड काव्य। तो इनमें से खंड काव्य कौन सा है, आपको बताना है कि खंड काव्य कौन सा है। तो जो पंचवटी है, एक कैसा है, खंड काव्य है। तो ये 2 नंबर का हो गया है, पंचवटी ये खंड काव्य है। अगला तीसरा हम देखेंगे आख्यानक गीति। तो आख्यानक गीतियां जो है वो है रानी लक्ष्मीबाई जी आख्यानक गीति के अंतर्गत आती है, तो इसका हो जाएगा तीसरा। अगला मुक्तक काव्य। जो मुक्तक काव्य है वो क्या है, तो चौथे का अपना है जो मुक्तक काव्य है वो है बिहारी सतसई जो है वो किसमें लिखी गई है, मुक्तक काव्य के अंतर्गत लिखी गई है। अगला रश्मि रथी, पांचवा जो है रश्मि रथी जो है उसमें क्या है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रची गई रचना है जो है वो रश्मि रथी। अगला छठवां है यशोधरा। यशोधरा क्या है आपको बताना है, तो यशोधरा भी एक खंड काव्य है। तो जी इसका आंसर हो जाएगा, तो जी छठवें का हो जाएगा। तो जी जोड़ियां हमने कर ली, आप याद कर लें इनको। आइए आगे देखते हैं। हाँ भाई यहाँ पे भी हमें जोड़ी मिल गई है, तो आइए इनको भी यहाँ करके देखते हैं। तो पहली है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व। आप जानते हैं कि जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो अलंकार कहलाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा जी अलंकार, खा हो जाएगा पहले का। दूसरा है उपमेय में उपमान का आरोप हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा, तो दूसरा अपना है उपमेय में किसका आरोप हो, उपमान का आरोप हो, तो वहां पे सांग रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पे जो 2 हो जाएगा, का हो जाएगा इसका का। तो उपमेय में उपमान का आरोप हो, वहां पे सांग रूपक अलंकार होता है। तीसरा उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ कहा जाए, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा, तो वहां व्यतिरेक अलंकार होगा। कौन सा होगा, व्यतिरेक हो अलंकार होगा। जहाँ उपमेय का उपमान से श्रेष्ठता का वर्णन हो वहां व्यतिरेक अलंकार होता है, हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। अगला जिसमें भ्रम दूर करना संभव नहीं। तो इसमें भ्रम दूर अगर करना संभव नहीं है तो वह कौन सा अलंकार होगा, तो चौथे का होगा भ्रांतिमान अलंकार। भ्रम दूर हो, मान जहाँ पे भ्रम हो वहां पे भ्रांतिमान अलंकार होगा। तो ये है इसका चौथा इणा हो जाएगा। अगला इसमें अनिश्चित की स्थिति बनी रहे। तो जिसमें अनिश्चित की स्थिति बनी रहे वह कौन सा अलंकार है, तो अनिश्चित की स्थिति तो संदेह में बनी रहती है, इसलिए जो संदेह अलंकार है जो पांचवा का हो जाएगा। अनिश्चित की स्थिति किसमें रहेगी, संदेह अलंकार में ही रहेगी। अगला शीतल बाणी में आग लिए फिरता हूँ। तो ये आपकी जो है जो विरोधाभास अलंकार की परिभाषा होती है, मतलब विरोधाभास यहाँ से प्रकट हो रहा है। तो छठवें का हो जाएगा चा। तो हमने ये भी सभी जो सही जोड़ियां हैं वो हल कर ली हैं। आइए आगे देखते हैं, हम आगे भी सही जोड़ियां हैं आप लाएं। आपकी इससे वार्षिक परीक्षा की तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी ऑब्जेक्टों की, तो आप हमसे जुड़े रहें। अगला छंद के प्रकार होते हैं। तो आप जानते हैं कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद हम जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं। तो जो छंद का इसका आंसर हो जाएगा वो एक है। अगला वर्णों की गणना वाला छंद क्या कहलाता है, तो जिसमें वर्णों की गणना होती है वो वर्णक छंद होते हैं। तो दूसरे का हो जाएगा वर्णक छंद। तीसरा मात्राओं की गणना वाला छंद क्या होता है, मात्रिक छंद होता है। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा मात्रिक छंद। चौथा आपका है वर्ण। तो वर्ण क्या है आप बताएं, वर्ण क्या है, वर्ण लघु भी होते और दीर्घ भी होते हैं वर्ण। तो इसका आंसर जो है वो चौथा हो जाएगा। पांचवा वर्णों के बोलने में लगा समय। तो वर्णों के बोलने में जो समय लगता है वो किसके कारण से लगता है, तो वर्णों के बोलने में जो समय लगता है वो मात्राओं के कारण से लगता है। तो ग नंबर का हो जाएगा आपका पांचवा। अगला कवित्त छंद। कवित्त छंद आपका कौन सा बचा है, इणा बचा है। तो आपका इणा हो जाएगा कवित्त छंद, मतलब इसमें 31 वर्ण होते हैं, वो कौन सा है, कवित्त छंद है। तो जी छठवां हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जो सही जोड़ियां हैं सभी सही जोड़ियां हल कर ली हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में जो भी सही जोड़ियां बची हैं और जो भी एक वाक्य में उत्तर हमारे बचे हैं, एक शब्द और वाक्य में उत्तर जो बचे हैं वो हम लेके आएंगे।
तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो हम जल्दी आपसे मिलते हैं। आप लोग अपनी तैयारी के लिए हमसे जुड़े रहें और इसी प्रकार से अपने वस्तुनिष्ठों की तैयारी करते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।